दोस्तों नमस्कार। अगर ये आखिरी लड़ाई है तो आखिरी लड़ाई के तर्ज पर आखिरी लड़ाई लड़ ली जाए और इसके लिए जो ऐलान होने हैं वह खुलकर कर दिए जाएं। लड़ाई सड़क पर होगी, सड़क के जरिए होगी और तमाम कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना होगा और तमाम गठबंधन के साथियों को भी सड़क पर ही नजर आना चाहिए और उनकी जुबान पर इस दौर में जो भी मुद्दे जनता के भीतर हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी मुद्दे इस दौर में उठ रहे हैं, उसे खुले तौर पर बताने की जरूरत है। और ना सिर्फ बताने की, बल्कि अब तो लिखकर यह कह देने की जरूरत है कि हमारी गारंटी यही है। जी, राहुल गांधी की यह राजनीति 2024 के चुनाव की एक ऐसी बिसात है जिसमें पहली बार वह खुद ही टेलीफोन पर हर नेता से बात कर रहे हैं जो भी इंडिया के साथ खड़ा है। इसी दौर में वह उन मुद्दों को भी मैनिफेस्टो में लाने की कोशिश नहीं, बल्कि उन शब्दों के साथ मैनिफेस्टो के कागज में उसे लिखते हुए बताने की स्थिति में है कि इसको दर्ज करना होगा। दिल्ली में बैठकर यह बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप जनता के बीच रहते हैं तो वहां से उठते हुए सवाल शायद इस देश के मैनिफेस्टो का हिस्सा अगर बन जाएंगे तो मैनिफेस्टो हमारा राजनीतिक तौर पर एक ऐसा पर्चा होगा जो खुले तौर पर 2024 के चुनाव में इस पार या उस पार की राजनीति में कूद ही जाएगा। तो वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं या वो कौन सी गारंटी है जो तैयार हो चुकी है और जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर भी सहमति है। राजनीतिक तौर पर सीटों के तालमेल में चाहे यह बात अभी तक ना निकल पा रही हो कि बंगाल में कितनी सीटें, महाराष्ट्र में कितनी सीटें, और ऐलान तो जम्मू कश्मीर को लेकर भी होना है, वहां पर भी सहमति बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार सड़क की राजनीति को वह कांग्रेस सबसे ज्यादा महत्व दे रही है जो अक्सर सड़क की राजनीति से दूर रहती थी। और इस दौर में जिस तरीके से रात के 12 बजे तक भी बिहार की सड़कों पर तेजस्वी यादव घूम रहे हैं और जिले दर जिले इस दौर में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर शिवसैनिक गांव गांव और शहर शहर अपनी मौजूदगी और हकीकत में कौन शिवसैनिक है इसे बताने की कोशिश उद्धव ठाकरे के नारे के साथ करने लगे हैं। यह शायद 2024 की एक बिल्कुल नई बिसात है। इस बिसात की पहले पायदान पर जो तस्वीर उभर रही है उसमें वो 5 मुद्दे हैं जिसके आश्रय 2024 के चुनाव को लड़ा जाना है। उस 5 मुद्दों के जरिए इस देश के बाकी तमाम मुद्दे उसके दायरे में आ जाएंगे। यह मानकर कांग्रेस चल रही है, यह मानकर राहुल गांधी चल रहे हैं और इस पर सहमति का ठप्पा इंडिया गठबंधन का भी लगने लगा है। वो कौन से 5 मुद्दे हैं? अगर शुरुआत में इसे समझ लीजिए तो 5 मुद्दे शुरुआत ओबीसी के जरिए हुई थी, उसमें एससी एसटी और माइनॉरिटी जुड़ गया। दूसरा मुद्दा इस दौर में किसानों के आंदोलन के साथ एमएसपी का उठा, जिसके जरिए किसानों को हक मिलना चाहिए, किस कीमत पर वह बेचते हैं अपने अनाज को, और जो भी उत्पादन पे खर्च होता है, जो लागत होती है, वह भी अगर ना मिलेगी तो इस देश के भीतर में किस गवर्नेंस और किस सरकार का किस तरीके से जिक्र किया जाए, इसे बकायदा मैनिफेस्टो में उकेरना होगा, उभारना होगा। तीसरा सवाल इस दौर में अग्निवीर से जाकर जुड़ गया है, जिसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। चौथा सवाल अडानी का है। अडानी का जिक्र सिर्फ चुनाव की सभा में या फिर न्याय यात्रा के दौर में या उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर भरी नहीं रहेगा, बल्कि अडानी के जरिए इस देश का कॉरपोरेट, इस देश के पीएसयू, इस देश के बैंक, तमाम परिस्थितियों को एक साथ लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा, हमें लगता है आज आपको जानना चाहिए। और 5वां मुद्दा सीधे तौर पर रोजगार से जुड़ा है। क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई इस देश के भीतर में कि रोजगार बच नहीं रहा, जो रोजगार है वह भी कम हो रहा है। पकी पकाई नौकरी को छोड़कर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की स्थिति में इस दौर में क्यों आ गई है,
और इन सब से जुड़ा हुआ मुद्दा जो आखिरी जो छठा मुद्दा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन 5 मुद्दों से इतर वह है जेल में जिन्हें बंद किया गया, जो दोषी नहीं है, कोई केस उन पर बनता नहीं तो उन्हें जेल से तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। उस फहरिस्त में आम आदमी पार्टी के नेता हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हों या देश के किसी भी हिस्से में जो बिना किसी दोषी साबित किए हुए आपने जेल में ठूस दिया ये कहकर कि इनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, वो नहीं चलेगा। इस लकीर पर अगर भारत की राजनीति 2024 की दिशा में बढ़ने लगी है तो हमें लगता है आज पहला नजारा आपको बिहार का देखना चाहिए। बिहार में क्या सुबह और क्या रात, लगता है दोनों एक हो गए। तेजस्वी यादव बकायदा 3 मार्च को जो गांधी मैदान में रैली करनी है उसको लेकर हर किसी को निमंत्रण दे रहे हैं और गरीब गुरबों का जिक्र करके ये बता रहे हैं कि मौजूदा वक्त में चचा नीतीश कुमार उनसे सत्ता नहीं चलेगी और उनके पीछे खड़ी बीजेपी ने किस तरीके से गरीब और गुरबों के खिलाफ अपने तौर पर जो भी पहल की है उसमें वह यहीं पर सिमटे रह जाएंगे। तो आ जाइए पटना, यह पहली तस्वीर देखिए, उसके बाद जो मुद्दे हैं उसको एक एक करके खोला जाएगा। आप सब लोग जानते चाचा जी पलट गए, लेकिन चाचा जी के प्रति हमारा सम्मान है, जहां रहे खुश रहे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सब लोग ऊब चुके हैं, जनता ऊब चुकी है, कोई नहीं चाहता। इसलिए जो हम लोगों ने नौकरी की बात कही थी उसको हमने 17 महीने में 5 लाख बहाली निकाला। और आप सब लोगों को, सुपौल और त्रिवेणीगंज की जनता को हम न्योता देते, पटना आइए। पटना रैली में 3 तारीख को हम लोग रैली करने जा रहे हैं। 3 तारीख को रैली हो रहा है पटना में। आप सब लोगों को निमंत्रण है, बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ आइए। तो हाथ उठा करके बताइए, आपकी लड़ाई लड़ने हम आए हैं, तो आगे की लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? आशीर्वाद मिलेगा ना? अरे दोनों हाथ उठा के बताइए, आशीर्वाद मिलेगा? यह तस्वीर रात के 12 बजे की है जो आपने देखा, जहां तेजस्वी यादव अपने हाथों को हिला रहे थे और शोर हंगामा पूरे आसमान में कौंधा रहा था। सामान्य तौर पर यह स्थिति विधानसभा चुनाव के वक्त होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव और वह भी अभी नोटिफिकेशन हुआ नहीं है, यानी चुनावी रैलियों का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के तेवर किस तलखी के साथ समाज के भीतर अपने सरोकार को दिखाना, बताना और जताना चाह रहे हैं, यह उसकी खुली नुमाइश है। लेकिन अगला सवाल यह है कि इसी दौर में देश की सत्ता यानी मोदी सत्ता जिस विकसित राष्ट्र की रचना का जिक्र करते हुए तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे, उसकी नब्ज कहीं ना कहीं इस देश की कॉरपोरेट पूंजी में सिमटी हुई है। और चुनाव के वक्त और चुनाव के भीतर मैनिफेस्टो को लेकर और गारंटी का जिक्र करते हुए पहली बार अडानी शब्द आपको दिखाई देगा मैनिफेस्टो के भीतर या उस मुद्दों के आश्रय जो इस चुनाव में गूंजेंगे। और यह अडानी शब्द सिर्फ नहीं है, दरअसल अडानी के साथ साथ कॉरपोरेट का वो पूरा नेटवर्क है जो सरकार या सत्ता के नेक्सस के साथ किस तरीके से बढ़ा रहा है। इसके दायरे में इस देश के सार्वजनिक उपक्रमों का भी जिक्र होगा। सार्वजनिक उपक्रम जो बेच दिए गए या जो बेचे जाने की कतार में है, या इस दौर में सरकार जो कह रही है कि देखिए हमने तो बड़ी तादाद में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़ा दी, जिसको पीएसयू कहते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है? क्या उसको लेकर व्हाइट पेपर लेकर आया जाएगा? और इस देश के भीतर में निजीकरण जो हुआ, बैंकों का एनपीए जो बढ़ा, जो बड़ी तादाद में कर्ज माफ कर दिए गए जिसको टेक्निकली रिटर्न ऑफ कहा जाता है, इस दौर में कॉरपोरेट का बढ़ता हुआ नेटवर्क हो, यानी ये तमाम बातें अगर
चुनावी मैनिफेस्टो के भीतर समा जाएगी तो पहला मतलब इस दौर में यही होगा कि दरअसल इस देश के भीतर में जो अभी तक की राजनीति कॉरपोरेट और पूंजी के आगे नतमस्तक हो जाती थी, वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, पहली बार वही मुद्दा राजनीतिक तौर पर चुनाव के दौर में उठेगा और मैनिफेस्टो में दर्ज होगा, या इसकी गारंटी ली जाएगी कि अब आने वाले वक्त में इस दिशा में नहीं बढ़ना है। और शायद इसी कतार में पहली बार राष्ट्रपति को जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा तो इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल यह पैसे की कटौती नहीं है या सरकार के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इस देश की सेना को कमजोर करने की स्थिति में यह देश की सरकार खड़ी हो गई है। यानी इस मैनिफेस्टो या गारंटी के साथ कि जिस राष्ट्रवाद का नारा 2019 में पुलवामा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने वोट मांगते हुए लगाया था कि पहली बार जो युवा वोट दे रहा है वो पुलवामा के नाम पर वोट दे, उसको राष्ट्रवाद के दायरे में बीजेपी लेकर आई। और बार बार यह कहा गया कि नेशनलिज्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अब उसी सेना को कमजोर करने की स्थिति का मतलब क्या है, इस देश के भीतर में अब उसका कच्चा चिट्ठा कांग्रेस रखने को तैयार है और राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाने को तैयार है। और संवाद जो बन रहा है उसमें हर कोई यह मुद्दा उठाए, क्योंकि यह ना सिर्फ सेना से है बल्कि इस देश के युवाओं से है। इस देश के युवाओं में हर बरस तैयार होने वाले लाखों उन युवाओं से है जो राजस्थान के हों, जो हरियाणा के होते हैं, जो उत्तर प्रदेश के होते हैं और बरसों बरस से तैयारी करते हैं कि वह सेना में भर्ती होंगे। उनकी जमीन भी किस दौर में खत्म कर दी गई और खुले तौर पर अब कांग्रेस इसे कहने से कतरा नहीं रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। यानी इस देश में एक स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है मौजूदा सत्ता के जरिए, और आने वाले वक्त में अगर इंडिया ये गारंटी दे रहा है और ये कहने से चूक नहीं रहा कि हम उसको बदल देंगे, तो मतलब बहुत साफ है कि जो राजनीतिक प्रयोग सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने किए उसकी कतार बहुत लंबी है। यह कतार प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के साथ चलती है, जिसके दायरे में इस देश का तकरीबन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का पूरा मंत्रालयों से जुड़ा हुआ मामला और इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई परिस्थितियां आती है। और इसीलिए अग्निवीर की स्थिति हो या अडानी के जरिए कॉरपोरेट और निजीकरण और बैंक एनपीए का जिक्र हो, तीसरी परिस्थिति सीधे तौर पर इस देश में जो ओबीसी है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, माइनॉरिटी है, उसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, इसका एक खाका भी तैयार हो रहा है। यानी अपने तौर पर अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो जाति जनगणना कराई थी, मोदी सरकार ने उसे तो दफन कर दिया और उसको सामने लेकर नहीं आई, तो क्यों नहीं अब 1-2 कदम और आगे बढ़ाया जाए। और जब जिक्र होता है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना हक मिलना चाहिए, तो इसकी एक मोटी लकीर आपको मैनिफेस्टो में खींचनी होगी। और ये गारंटी शायद इस देश के भीतर में उस जातिगत राजनीति के ऊपर एक इतनी मोटी लकीर खींच सकती है जिसको लेकर बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को ओबीसी बताने से लेकर अलग अलग जगहों पर जिस तादाद में उसने गठबंधन किया है, अगर आप उसकी फेरिस्त को समझेंगे तो आप
हैरत में आ जाएंगे तो क्या वो पूरी राजनीति एक झटके में ढह जाएगी? हमें लगता है वह पूरी परिस्थिति आपके सामने लेकर आए उससे पहले एक दृश्य देख लीजिए। जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सड़क की राजनीति का जिक्र हो रहा है। बीते हफ्ते जयपुर में छात्र, कांग्रेस से जुड़े हुए छात्र सड़कों पर निकल आए थे और आज पहली बार इस दौर में उड़ीसा के भीतर जो नजारा निकल कर आया वह भी इस बात को उठाता है कि इस देश के युवाओं को साथ जोड़ना है तो संघर्ष आपको सड़क पर करना होगा। जिंदाबाद सड़क पर आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ है। डॉक्टर अजय कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जैसी मूल्यन दरअसल कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने अपनी ताकत वहां की क्षेत्रीय ताकतों के साथ समझौता करके ही बढ़ाया है और उड़ीसा के भीतर भी नवीन पटनायक इस दौर में बीजेपी के साथ हैं। तो विपक्ष के तौर पर जब तक आप सड़क पर नहीं आएंगे जनता आपको पहचानेगी नहीं और आपके निशाने पर जो भी सत्ता के साथ खड़ा है उसके चेहरे को सामने लाना होगा। यह राजनीतिक प्रयोग कर्नाटक में भी हुआ और यह राजनीतिक प्रयोग तेलंगाना के भीतर भी किया गया। दोनों जगह विधानसभा में कांग्रेस की सत्ता आ गई। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जिन 5 इशू के जरिए गारंटी का जिक्र है या सीधे तौर पर जिन मुद्दों का ऐलान मैनिफेस्टो के जरिए होने वाला है, उसके दायरे में सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो अग्निवीर है, वो अडानी का जिक्र है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट या ओबीसी का जिक्र है या किसानों का जिक्र है। पहली बार उसके साथ संदेश समाज के भीतर की उस राजनीतिक नब्ज को पकड़ने का भी है जहां पर बीजेपी की अपनी ताकत नरेंद्र मोदी नहीं है। यह बताने की स्थिति में इस दौर में इंडिया को आना होगा क्योंकि अलग अलग राज्यों के भीतर अगर गठबंधन की स्थिति देखिएगा तो बीजेपी किसी भी राज्य में अपने बूते चुनाव अगर लड़ रही है तो वो आपको गुजरात नजर आएगा। इसके बाद आप सोचेंगे कहां पर कौन सी पार्टी के साथ बीजेपी खड़ी है जो उसकी ताकत बनी हुई है, तो उसकी एक लंबी फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश के भीतर उनके साथ आरएलडी ये तो अभी हाल में शामिल हुई, निषाद पार्टी साथ में, अपना दल साथ में, एसपी एसपी साथ में। बिहार के भीतर नीतीश कुमार तो अब शामिल हुए, इससे पहले मांझी की हम हो या एलजेपी हो जो रामविलास पासवान की थी, या बटी हुई पार्टी आरएलजेपी हो या फिर वीआईपी पार्टी हो, वह भी बीजेपी के साथ है। महाराष्ट्र के भीतर तो शिवसेना टूटी हुई और एनसीपी टूटी हुई, दोनों साथ को लाकर खड़े हो गए। आरपीआई पहले से मौजूद है। हरियाणा के भीतर जेजेपी साथ में है। आंध्र प्रदेश के भीतर टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू का साथ लिया, वहां पर जनसेना पहले से साथ में है। कर्नाटक में देवगौड़ा को साथ ले लिया। गोवा में गोमांतक पार्टी साथ आ गई। तमिलनाडु में डीएमके साथ है। यानी बीजेपी जिस सामाजिक प्रक्रिया के साथ वोटों के समीकरण को अपने अनुकूल करती है उसमें उसको क्षेत्रीय ताकतों की जरूरत है और क्षेत्रीय ताकतों को 1, 2, 3 सीट उससे ज्यादा नहीं उस स्थिति में लाकर उसको संसद तक पहुंचाया जा सकता है। यही समझौता अपने तौर पर होता है। लेकिन जब समाज के भीतर के मुद्दों को कोई राजनीतिक दल यह कहकर खंगालने लगे कि दरअसल उस समाज के भीतर अगर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, मजदूरों को अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, अगर युवाओं को, और वह भी सेना में शामिल होने वाले युवाओं को, अग्निवीर के जरिए सिर्फ 4 बरस की नौकरी और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं और उसकी संख्या भी कम हो गई, इस तादाद में अगर युवा आकर खड़ा है और बेरोजगारी का आलम इस देश के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर भी आकर पड़ गया जहां पर वह भी डगमगाने लगा और इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो उद्योगपति थे उन्होंने भी बैंकों से कर्ज लिया और कर्ज नहीं लौटा पाने की एवज में सरकार ने उसको माफ कर दिया। यानी इस देश की इकोनॉमी के भीतर जो पैसे वाला है उसको राहत और रियायत देने के लिए तमाम नियम कानून बनाए गए, लेकिन उस इकोनॉमी से यह देश कैसे अपने पांव पर खड़ा हो सकता है, इसको कैसे दरकिनार किया गया, इन मुद्दों को अब स्पष्ट तौर पर यानी बहुत ही साफ तरीके से मैनिफेस्टो में बताने की जरूरत है।
और राजनीतिक तौर पर यह राजनीति शायद पहली बार ऐलानों के साथ होगी जो तैयार हो चुकी है और उस पे सहमति और उस पे जुड़ने वाले मुद्दे लगातार जुड़ रहे हैं। हमारी टीम ने जो तैयार किया उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि एम्प्लॉयमेंट के साथ पहली बार सरकारी नौकरियों को जोड़ दिया गया है और बताया जा रहा है कि किस राज्य में कितनी नौकरियां मौजूद हैं, केंद्र सरकार के अधीन कितनी नौकरी होगी और अगर इंडिया गठबंधन आता है तो जिन राज्यों में जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं और जो इंडिया के साथ खड़े हैं वहां पर कितनी बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा। जो राजनीतिक प्रयोग तेजस्वी यादव ने बिहार में आकर किया, 2.25 लाख नौकरियां उसने बांट डाली 17 महीनों के भीतर में, यह स्थिति दूसरे राज्यों में क्यों संभव नहीं है और बिहार के भीतर भी कैसे संभव हो गई। तो इस राजनीति को आधार बनाकर एम्प्लॉयमेंट से भी और अग्निवीर योजना से भी ओबीसी और एससी एसटी माइनॉरिटी के हक मेन स्ट्रीम में कैसे बनाए जाएं और उस लकीर को कैसे खींचा जाए, इसको भी जोड़ने की प्रक्रिया है। किसान की एमएसपी का जिक्र तो बार बार किया गया कि हम सत्ता में आए तो एमएसपी लागू कर देंगे, लेकिन उसके साथ खेत मजदूरों का जिक्र भी है और खेत मजदूरों की जो आय है वह इस देश के भीतर में सब कुछ इस दौर में मनरेगा से जाकर टिका हुआ है, जिसका बजट भी सरकार पूरे तरीके से दे पाने की स्थिति में नहीं कि वहां पर 100 दिनों का काम भी मिलने लगे, वो सिर्फ ऐलान के तौर पर है। तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि 100 दिनों का काम मिलना चाहिए, उतना बजट दें, क्योंकि एवरेज 50 दिनों के पार 55 दिनों के पार पहुंच ही नहीं पा रहा है और बड़ी तादाद में तकरीबन 25 करोड़ कार्ड धारक हैं जिनका एक्टिवेट हुआ है, उनकी तादाद इस दौर में घटा दी गई क्योंकि आधार से वो नहीं जुड़ा है, तो घटते घटते उसको 8 करोड़ तक ले आए हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं लगभग 16 करोड़ और 17 करोड़, उनका क्या होगा? कहीं आपको दर्ज करना होगा और यह सहानुभूति या इस भरोसे के बीच उस गारंटी का सवाल आकर खड़ा हो गया कि गारंटी देंगे या नहीं देंगे। राजनीतिक तौर पर यह पहली बार ऐसी स्थिति देश के भीतर बनती चली जा रही है जिसमें जिन 5 मुद्दों का हमने जिक्र किया, एमएसपी, ओबीसी, अग्निवीर, अडानी, एम्प्लॉयमेंट, और छठे तौर पर जो ईडी, सीबीआई, आईटी है जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाते हुए भी 14 पॉलिटिकल पार्टियों ने किया कि किस तरीके से जेल में डाला जाता है और इस दौर की राजनीति से उनको अलग थलग कर दिया जाता है, तो उनको आते ही कैसे बाहर लाया जाएगा, केस बाद में चले। और केस जो चला रहे थे अगर वो फेक केस है और गलत तरीके से सत्ता के दबाव में था तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक तौर पर यह इससे पहले संभव नहीं था, लेकिन इसकी जरूरत इस दौर में पड़ गई क्योंकि सबको समझ में आने लगा कि क्या वाकई 2024 का चुनाव कहीं आखिरी चुनाव तो नहीं है, और अगर यह आखिरी चुनाव है तो एक आखिरी लड़ाई इसी तर्ज पर लड़ लेनी चाहिए। तो ऐलानों का इंतजार कीजिए, लेकिन इन सब के बीच 3 मुद्दों को याद रखिए। क्या इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवर कॉन्फिडेंस में है? दूसरा सवाल, वो बार बार क्यों 370 और 400 का जिक्र कर रहे हैं? और तीसरा सवाल, क्या इस दौर में इस देश की तमाम संस्थाएं और चुनाव आयोग ने भी कहीं आंखें तो नहीं मूंद रखी है? इस पर चर्चा कल की जाएगी, लेकिन फिलहाल इन 5 और 6 गारंटियों के इर्द गिर्द आने वाले वक्त में इंतजार कीजिए कि 24 को लेकर जो घंटी बज रही है वो किसके लिए खतरे की घंटी साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।